क्या अंग्रेजों के आने से पहले भारत एक नेशन था? क्या भारत का निर्माण अंग्रेजों ने किया? पूर्व ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल का तो मानना यही था। वो कहते हैं इंडिया इज जस्ट अ ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन। जैसे इक्वेटर को आप एक ऑर्गेनाइज्ड यानी यूनाइटेड नेशन नहीं कह सकते, वैसे ही इंडिया को भी नहीं। वाह भाई, हम समझ सकते हैं कि किसी ब्रिटिश ने ऐसा क्यों कहा होगा। वो हम पर रूल करना चाहते थे और ऐसा बोलने से उनके लिए हम पर रूल करना और हमें लूटना आसान हो गया। पर सरप्राइज तब होता है जब कुछ इंडियंस आज भी ऐसी बातें दोहराते हैं। केरल के एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट कहते हैं कि इंडिया कुछ ट्राइब्स का मोमेंटरी यानी टेम्पररी गठबंधन है जो आपस में लड़ते रहते थे, जिन्हें बस एक फ्लैग के नीचे रख दिया गया है और हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्यों भाई? इंडिया में ऐसे और भी प्रसिद्ध हिस्टोरियंस और जानी मानी हस्तियां हैं जिनका ऐसा मानना है। क्या आप इनसे अग्री करते हैं? आइए थोड़ा रिसर्च करते हैं। वेलकम टू इनफाइनाइट इंडिया द भारतीय वे, एक ऐसी सीरीज जो मिथ्या को तोड़ती है, स्पेकुलेशन को साइड में रखती है और हमें याद दिलाती है कि हम कौन थे और हम कौन हैं। सोचने वाली बात यह है कि कोई पढ़ा लिखा और समझदार इंडियन आज भी ऐसा क्यों कहेगा। तो सुनिए जेएनयू के मीडिया स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राकेश बदबयाल को। वो कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग ये सब बोल रहे हैं क्योंकि शायद उन्होंने स्कूल कॉलेज में ये पढ़ा होगा, यानी हमारी एजुकेशन सिस्टम ही हमें ऐसा सिखा रही है। इसका मतलब ज़्यादातर एजुकेटेड इंडियंस ने यही नैरेटिव पढ़ा है। मैंने भी स्कूल में ऐसा ही कुछ पढ़ा था। तो चलिए देखते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ। भारत 1947 में आज़ाद हुआ। उससे पहले लगभग 200 साल तक हम अंग्रेजों और कुछ यूरोपियन देशों के गुलाम रहे। उन्होंने सिर्फ हम पर रूल नहीं किया, बल्कि हमारे हिस्ट्री को भी तोड़ मरोड़ कर अपनी स्टोरी के हिसाब से लिखा और हमारी सोच को भी उसी नैरेटिव से भर दिया। उन्होंने हम पर रूल करने के अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए हमें यह आइडिया दिया कि हम एक नेशन थे ही नहीं। ऐसा नहीं कि हमने अपनी बात रखने की कोशिश नहीं की, लेकिन उस टाइम हम इतने वीक थे कि हमारी आवाज़ दबा दी गई। आज हमें वही हिस्ट्री ज़्यादा याद है जो ब्रिटिश ने लिखी, क्योंकि आज भी हमारी एजुकेशन सिस्टम कॉलोनियल बातें पूरी तरह छोड़ नहीं पाई हैं। यानी हम आज भी चीज़ों को अक्सर उसी नज़र से देखते हैं जैसा वो चाहते थे, जैसा अंग्रेज चाहते थे। ये एक साइकोलॉजिकल वेपन है जिसे आज हम एक मॉडर्न जेनजी वर्ड से जानते हैं, गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग में आपको ऐसे मैनिपुलेट किया जाता है कि आप अपनी ही सोच, यादों और जजमेंट पर डाउट करने लगते हैं और आखिर में आप उसी इंसान की बातों पर भरोसा करने लगते हैं जिसने आपको मैनिपुलेट किया। मिलन कुंडेरा एक बहुत प्रसिद्ध लेखक है। मिलन कुंडेरा की पुस्तक द बुक ऑफ लाफ्टर एंड फॉरगेटिंग में लिखा है कि किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए सबसे पहले उसकी मेमोरीज को मिटा दो, उसकी किताबें, कल्चर और हिस्ट्री को मिटा दो और फिर नई किताब, नई कल्चर और नया हिस्ट्री लिख दो। थोड़े समय बाद वो नेशन खुद ही भूल जाएगा कि वो क्या था और क्या है। अंग्रेजों ने इंडिया को बस टूटे हुए स्टेट्स की लैंड कहा जो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। ऐसा कहने से वो हमें बांट कर हम पर रूल कर सकते थे। I can confidently say this, that prior to the European experience, anyone who's a Tamil speaking Bharatiya from Tanjavur would have had no problems accepting that that part of Bharat was at one point of time under the Chhatra of the Maratha Empire. And he'd have seen it as a Hindu empire. Because history tells us that several stalwarts, including greats like Tyagaraja Swami, who is one of the trinity for musical composition, Carnatic music, was significantly supported by
and patronized by the Marathas as well. And the Jinji was at one point of time the capital of the Maratha Empire, which tells us that prior to the recrafting of Bharatiya history through European lens by the European colonizer and then its mainstreaming through the education system, we never saw ourselves like this. We saw ourselves as part of one Sanskriti and Sabhyata. Those are our words. सोचिए जरा, अगर एक पंजाबी और एक तमिल को बार बार बोला जाए कि तुम दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं है, तो वो क्यों मिलकर अंग्रेजों को हटाने के लिए लड़ेंगे? हमें डिवाइडेड दिखाने का फायदा सीधे अंग्रेजों को हुआ। ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड एल्फिंस्टन ने कहा था, डिवाइड एंड रूल जो पहले रोमन प्रिंसिपल था अब हमारा होना चाहिए, और वही अंग्रेजों ने किया। अब देखते हैं कि कैसे अंग्रेजों ने हमारी हिस्ट्री को अपने हिसाब से लिखा। सबसे पहली इंग्लिश किताबों में से एक है अलेक्जेंडर डाउ की हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान। ये भाई ये अंग्रेजी एक्सेंट है तो हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान। तो ये हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान जो 1768 में आई थी, उसमें वो लिखता है कि इंडिया में हर समय इन्वेजन्स और रेवोल्यूशंस चलते रहते हैं। कई देशों ने इंडिया पर कब्जा किया और रूल किया और अपना असर छोड़ा। हिंदुस्तान छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स में बटा हुआ है और ये स्टेट्स आपस में लड़ते रहते हैं, ये उसने लिखा है। जेम्स मिल एक ब्रिटिश हिस्टोरियन जिन्होंने इंडिया में बिना कदम रखे जेम्स मिल ने एक पुस्तक लिख डाली, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसने हिंदू समाज को बैकवर्ड, इग्नोरेंट और सुपरस्टिशियस कहा, हमारी संस्कृति और भाषा को बिना जाने। इसके बाद जितनी ब्रिटिश बुक्स आईं, ऑलमोस्ट सब ने यही कहा कि इंडिया कभी एक नेशन नहीं था। 1883 में जे.आर. सीली ने द एक्सपेंशन ऑफ इंग्लैंड में लिखा, कोई इंडियन नेशन था ही नहीं, बल्कि कई नेशंस थे, कुछ छोटे कुछ बड़े, सबकी अलग लैंग्वेज, अलग रिलीजन, अलग कस्टम्स, और जो अक्सर आपस में लड़ते हैं। आगे वो लिखता है कि ब्रिटिश रूल जस्टिफाइड था और इंडियंस को सिविलाइज्ड बनाने के लिए जरूरी था। इंडिया में डिक्टेटरशिप और केओस की जगह ब्रिटिश ने जस्टिस और लॉ की व्यवस्था की, ये उसने लिखा था। मतलब साफ था, वो इंडियंस को अनसिविलाइज्ड, लॉलेस और ट्रबल मेकर बता रहे थे और खुद को सेवियर। और अंग्रेजों पर आया व्हाइट मैन्स बर्डन। ये फ्रेज रडयार्ड किपलिंग का दिया हुआ है, जिसका मतलब ये था कि व्हाइट पीपल की ड्यूटी है कि वो इंडियंस जैसे लोगों को सिविलाइज करें, हमें सभ्य बनाएं। हमारे इंडिया को सभ्य बनाने के बदले उन्होंने हमारे पैसे, हमारी इंडस्ट्रीज, हमारी कल्चर और यहाँ तक कि हमारी जिंदगी पर भी क्लेम कर लिया। अजीब बात ये नहीं कि ऐसा अजीब और घटिया नैरेटिव बनाया गया, उससे भी ज़्यादा अजीब ये है कि आज भी कुछ वेस्टर्न और कुछ इंडियन लोग इस नैरेटिव पर बिलीव करते हैं। और इसका बड़ा रीज़न है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में ब्रिटिश हिस्टोरियन विंसेंट स्मिथ की किताब पढ़ाई जाती थी। उसमें लिखा है कि इंडिया को सिर्फ अंग्रेज ही बचा सकते थे। स्मिथ कहता है कि पहली बार पूरे इंडिया को एक एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे अंग्रेज ही लेकर आए और उन्होंने हमें यूनिटी और ऑर्डर दी। मतलब मौर्य साम्राज्य, आचार्य चाणक्य, उनका नाम नहीं सुना था क्या? इंडियन नेशन को तोड़ने का जो काम ब्रिटिश हिस्टोरियंस किताबों में कर रहे थे, वही काम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड पर कर रहा था। विंसेंट स्मिथ और जॉन स्ट्राइची जैसे लोग, ये उनका अलग दृष्टिकोण कैसे हुआ? इंग्लिशमैन का ये था कि अगर हम भारत के गुणगान गाते रहें और हम कहें ये इतना विशाल और सभ्यता थी, संस्कृति थी, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो इस दृष्टिकोण से और अन्य कारण थे, बट एक ये मेन कारण था कि व्हाइट मैन्स बर्डन, कि भाई उनको बताना है कि भाई हम यहाँ पे आके एक समाज का उद्धार कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहना शुरू किया कि हमारे आने से पहले कोई भारत था ही नहीं,
जॉन स्ट्राकी नाम के एक अधिकारी ने कैम्ब्रिज में बोला था कि इंडिया कभी था ही नहीं और ये कभी एक ऑर्गेनाइज्ड नेशन बनेगा भी नहीं। लेकिन हम उन्हें बताना चाहेंगे कि इंडिया एक नेशन था, है और हमेशा रहेगा। ये सब करके अंग्रेज हम पर रूल कर पाए, हमें ये बिलीव करा पाए कि हम कभी ऑर्गेनाइज्ड नेशन थे ही नहीं। तो अंग्रेजों ने जो किया वो अपने फायदे के लिए किया, लेकिन क्या इसमें जरा भी सच्चाई है कि इंडिया एक नेशन नहीं था? इसका सीधा आंसर है बिल्कुल नहीं। इंडिया दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है जो आज तक जिंदा है। अभी के लिए हम वापस इस सवाल पर आते हैं, इंडिया एक नेशन है या नहीं? क्या हमारे एंसेस्टर्स मानते थे कि हम एक नेशन हैं? जब अलेक्जेंडर, हमको पता है कि अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया और उन्होंने तक्षशिला में अम्फी और फिर पोरस से उनका संघर्ष हुआ। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अलेक्जेंडर आगे क्यों नहीं बढ़े, क्योंकि वो तो पूरा विश्व जीतने के लिए आए थे। लेकिन अब उनको एहसास हुआ कि मैं खो गया हूं, सो ही वॉज लॉस्ट। तो भारत के जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, उनको उन्होंने बुलाया और कहा इस जो भूमि है इसका हमारे को बताइए रूपरेखा। तो वो जो उसके इन्फॉर्मेंट थे, उन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान तक कितने मील का फासला है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट वेस्ट बैक, ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमारे को अभी भी मिलता है, क्योंकि अलेक्जेंडर के जो इतिहासकार थे उन्होंने ये रिकॉर्ड किया है। तो बहुत सदियों के बाद अलेक्जेंडर कनिंघम, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, तो वो उन्होंने जब ये अकाउंट्स पढ़ी तो उन्होंने कहा हैरानगी की बात है कि उस समय भारत के लोगों को अपने मतलब देश क्या कहें, भूमि का इतना जानकारी थी। जी हाँ, और इसके कई एग्जाम्पल्स हमारे ग्रंथों में मिलते हैं। विष्णु पुराण, जिसे हिस्टोरियंस लगभग 1500 से 2000 साल पुराना मानते हैं, उसमें लिखा है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। अर्थात समुद्र के नॉर्थ में और हिमालय के साउथ में जो भूमि है उसे भारत कहा जाता है और यहाँ भरत के डिसेंडेंट्स रहते हैं। यानी हमारे पूर्वजों की नज़र में इंडिया एक नेशन था। इस नेशन को अंग्रेज़ों ने नहीं, हमारे एंसेस्टर्स ने बनाया है। इसी ग्रंथ में इंडिया के भूगोल के बारे में भी आगे लिखा है, महेंद्रो मलयः सहा शक्तिमान रुक्ष पर्वतः विद्यश्च परिपाच सप्तात्र कुल पर्वताः। ये भारत की 7 इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस के नाम हैं, महेंद्र, मलय, सय, सुक्तिमत, ऋक्ष, विंध्या और परिपात्र। इनमें साउथ इंडिया की रेंजेस जैसे सय और मलय भी शामिल हैं। खास उन लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण है जो नॉर्थ और साउथ में ये लड़ाई करवाने की कोशिश करते हैं। विष्णु पुराण में आगे भारत की प्रमुख नदियों के नाम आते हैं, जैसे चंद्रभागा, नर्मदा, तापी, पयोष्णी, गोदावरी इत्यादि। बहुत बहुत जन्मों के बाद आप इतने सौभाग्यशाली होते हैं कि आपका भारत में जन्म हो। सो दिस मार्कंडेय पुराण, so many Purans, they discuss this and then they say that जो हमको हर सुबह प्रार्थना करनी है, we invoke all the sacred rivers of India, Ganga, Yamuna, Godavari, Saraswati, Narmada, Sindhu and Kaveri. So the point is Mahabharat, Markandeya Puran, the Virat Deh of India. That is what we worshipped. The Vishnu Puran says that only after many births can you be blessed. और इसके अतिरिक्त उस समय
बहुत सी भारत प्रशस्ति लिखी गई. So, whether it is the presence of Jyotirlingas or the Shaktipeethas, each of these would define where Bharat would start and where it would end. Plus, we have our own scripture, and I wouldn't use the word, it's a myth or mythology to refer to this, our own epistemology, which had a fairly clear picture of the outer limits of Bharat's presence, which is it starts with Himalayas and ends with the Hindu Mahasagar. So from Himalaya to Hindu Mahasagar, at least those boundaries were clearly defined. Coupled with the fact that we had terms for the outgroup, which is a marker of who we saw as our people. So those who would subscribe to the Vedic thought system would be treated as members of the Bharatiya civilization, and the Avedic tribes and the Avedic regions would be seen as Yavan Pradesh, or you would look at the groups as the Mlechas or the Yavanas. It's misunderstood that Yavanas as a term has been typically used only for the Greeks. No, that's not the case. It has obviously been used even for those people who don't fall within the Vedic umbrella. सबसे पुराने तमिल ग्रंथों में से एक तोल्काप्पियम की भूमिका में लिखा है कि वो वेदास से इंस्पायर्ड है, जो ये दिखाता है कि पूरे इंडिया में डीप लेवल पर कितनी सिमिलैरिटी थी. हमारे एंसेस्टर्स को इस बात पर कोई डाउट नहीं था. You have a description of a great battle between a tribe called the Bharatas and a coalition of 10 tribes who are defeated on the banks of the Ravi by Raja Sudas, who was the chieftain of the Bharatas. Having defeated the 10 tribes, the custom of that time was that essentially the defeated tribes had to accept the gods of the victor. Now this is kind of thinking, by the way, is still around, so it's not that surprising. But the Bharatas actually did something quite unique. They told the defeated tribes that they could not only keep worshipping their gods, they could basically put them into a common pool. And this is mentioned in the Rig Veda in the very last hymn, where basically it says, "Come together, sit together, let our thoughts be of one accord, and let all the ancient gods have a place around the sacrificial fire." So this is not just the gods of the Bharatas themselves who are the winners, but of even the defeated tribes. And so what happens as a result of this is a setting in motion of a civilizational idea, which is of assimilation as opposed to imposition. भारत एक ऑर्गेनाइज्ड राष्ट्र था, डिफरेंट जातियों और लोगों का यूनाइटेड नेशन. लेकिन सिर्फ हमारे ग्रंथ नहीं, कुछ फॉरेनर्स ने भी इसे मान लिया था. द इंडिया दे सॉ नाम की 4 किताबों की सीरीज है. इसे हिस्टोरियंस डॉक्टर मीनाक्षी जैन और संध्या जैन ने एडिट किया है. इसमें उन फॉरेनर्स के ट्रैवल अकाउंट्स हैं जो इंडिया आए. चारों पार्ट्स अलग अलग टाइम पीरियड्स के हैं, 2500 साल पहले से लेकर कुछ 100 साल पहले तक. जब लगभग 2000 साल पहले ग्रीक्स सिंधु नदी पार करके इंडिया आए तो उन्होंने कहा, हम इंडिका आए हैं. इंडिया को वो इंडिका कहते थे. ग्रीक राइटर मेगास्थनीज ने लिखा, इंडिया एक चौकोर शेप का देश है. इसके साउथ और ईस्ट में सी है, वेस्ट में इंडस नदी है और नॉर्थ में इमोडस माउंटेन्स हैं. हिंदू कुश, पामेर और हिमालय को मिलाकर ग्रीक इमोडस कहते थे. रोमन एम्पायर के टाइम इंडिया आने वाले हिस्टोरियन डियोडोरस सिक्युलस अपनी बुक बिब्लियोथेका हिस्टोरिका में लिखते हैं कि इंडिया में सरकार डेमोक्रेटिक है. ये उस जमाने की बात है. लोगों के पास राइट्स हैं, एक किंग भी है जो आर्मी और मिनिस्टर्स का हेड है. इंडियंस जस्टिस का रिस्पेक्ट करते हैं और ऑनेस्ट हैं. तो रोमन लोग जो ब्रिटिश से कई 100 साल पहले इंडिया आए थे, इंडिया को एक नेशन मानते थे. फिर ब्रिटिश इसे कैसे डिनाई कर सकते हैं? इंडिया आने वाले सबसे पुराने चाइनीज मॉन्क्स में से एक थे फाहियान, जो सन 400 के अराउंड इंडिया आए. वो श्रीलंका से आने वाले बुद्धिस्ट के बारे में कहते हैं कि इंडिया आकर उन्हें नॉर्थ के माउंटेन से लेकर साउथ के सी तक हर जगह लॉर्ड बुद्धा महसूस हुए.
उन्होंने इंडिया को एक यूनाइटेड सेक्रेड लैंड की तरह देखा जहां उनकी स्पिरिचुअल लेगेसी फैली हुई है। हालांकि वो गौतम बुद्धा के बर्थ प्लेस से लगभग 1500 किलोमीटर दूर तमिलनाडु में थे, फिर भी उन्हें पता था कि वो इंडिया में है, जो हिमालय से लेकर तमिलनाडु तक एक देश, एक सिविलाइजेशन है। अल बरूनी से लेकर इब्न बटूता तक अरब वर्ल्ड से आए ट्रैवलर्स ने भी इंडिया को एक सिविलाइजेशन माना। ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स नॉर्थ से लैंड रूट से आए और कुछ साउथ सी रूट से, लेकिन सब ने इंडिया के अस्तित्व को एक ही एंटिटी की तरह देखा। यहां तक कि क्रिस्टोफर कोलंबस, जो निकला तो था इंडिया को खोजने, लेकिन अमेरिका पहुंच गया, खो गया था बेचारा, वो भी इंडिया को एक नेशन मानकर ही निकल पड़ा था। बहुत से फॉरेन ट्रैवलर्स ने इंडिया को एक नेशन, एक सिविलाइजेशन की तरह ही देखा, लेकिन फिर बाद में क्यों कहा जाने लगा कि इंडिया एक नेशन नहीं है? असल में यूरोप एक नेशन को कैसे डिफाइन करता है, यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। 17वीं सेंचुरी में यूरोप में लगातार वॉर्स चल रहे थे। उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए वेस्टफेलिया में एक ट्रीटी हुई। नेशन स्टेट की डेफिनेशन वहीं से निकली, वेस्टफेलिया ट्रीटी से। यूरोप की नज़र में एक नेशन वो है जहां एक लैंग्वेज हो, एक रिलीजन हो और एक रेस हो, और अगर उस नेशन पर एक सरकार रूल करे तो उसे नेशन स्टेट कहा जाता है। तो इस तरह यूरोप की वन लैंग्वेज, वन रिलीजन, वन नेशन वाली डेफिनेशन में इंडिया फिट नहीं बैठ रहा था। क्यों? क्योंकि इंडिया एक्चुअली एक सिविलाइजेशन की डेफिनेशन में फिट बैठता है। सिविलाइजेशन का मतलब होता है लोगों का वो बड़ा ग्रुप जो एक कल्चरल थ्रेड से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम एक नॉर्मल नेशन स्टेट से ज़्यादा एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। अब समझते हैं कि नेशन स्टेट और सिविलाइजेशनल स्टेट में फ़र्क क्या है। सबसे पहला डिफरेंस, एक सिविलाइजेशन एक साधारण नेशन से काफ़ी बड़ी होती है। ब्रिटेन एक नेशन है पर एक सिविलाइजेशन नहीं, वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का पार्ट है। इसी तरह सऊदी अरेबिया एक नेशन है पर एक सिविलाइजेशन नहीं, वो अरब सिविलाइजेशन का हिस्सा है। दूसरा डिफरेंस, सिविलाइजेशन ज़्यादा पुराना कॉन्सेप्ट है जबकि नेशन स्टेट नया है। कुछ सिविलाइजेशंस 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, जबकि नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट वेस्टफेलिया की ट्रीटी से मतलब 1648 में आया। तीसरा डिफरेंस, एक नेशन को अपनी यूनिटी बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा सेमनेस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक सिविलाइजेशन डाइवर्सिटी के साथ ग्रो करती है। नेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि ऑलमोस्ट सेम लोग मिलकर एक नेशन बनाए, जबकि इंडिया में डाइवर्सिटी में यूनिटी दिखती है क्योंकि ये एक सिविलाइजेशन है। और सबसे बड़ा अंतर, नेशन स्टेट और सिविलाइजेशनल स्टेट चलते कैसे हैं। नेशन या नेशन स्टेट में एक सरकार होती है जो रूल्स बनाती है और देश उसी से चलता है, लेकिन सिविलाइजेशन किसी पॉलिटिकल शक्ति से नहीं बल्कि मोरालिटी से चलती है। जैसे इंडिया में धर्म है जो बताता है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या राइट है और क्या रॉन्ग। इंडिया में सिर्फ सरकार के डर से कानून का पालन नहीं होता, बल्कि इसलिए भी होता है क्योंकि लोग अंदर से, दिल और आत्मा से उसे सही मानते हैं। इंडिया में पॉलिटिकल पावर के साथ साथ मॉरल वैल्यूज़ का भी स्ट्रॉन्ग रोल है। ये ऐसी चीज़ है जो वेस्ट इंडिया से सीख सकता है मेरे हिसाब से। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, गुरुदेव टैगोर ने भी यही बात कही थी। उन्होंने इंडिया को एक सिंक्रेटिक सिविलाइजेशन कहा, यानी अलग रिलीजन्स, कल्चर्स और आइडियाज से बनी सिविलाइजेशन। वो कहते हैं कि इंडिया कई सालों से डाइवर्सिटी में यूनिटी मेंटेन किए हुए है, जहां किसी की यूनिकनेस को मिटाया नहीं गया, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में अक्सर
स्टेट पावर ने खुद को बढ़ाने के लिए डाइवर्सिटी को दबाया है। कई मॉडर्न स्कॉलर्स भी इंडिया को एक सिविलाइजेशनल स्टेट कहते हैं। सैमुअल हंटिंगटन की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, क्रिस्टोफर कोकर की द राइज ऑफ द सिविलाइजेशनल स्टेट, ब्रूनो मकेस की द अटैक ऑफ द सिविलाइजेशन स्टेट, गिडियन रैकमन की चाइना, इंडिया एंड द राइज ऑफ द सिविलाइजेशन स्टेट, और गगली एगिडी की नेशंस वर्सेस सिविलाइजेशन, द राइज ऑफ द सिविलाइजेशनल स्टेट्स, सब में ये बात आती है। अगस्त 2019 में हुए एक कॉन्फ्रेंस में फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था कि इंडिया, चाइना और रशिया असल में सिविलाइजेशनल स्टेट्स हैं। यानी धीरे धीरे दुनिया की सोच बदल रही है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम खुद ही खुद को वेस्टर्न चश्मे से देखने लगे हैं। इसलिए नेशन स्टेट से कितना बड़ा एक सिविलाइजेशनल स्टेट होता है हम जल्दी समझ नहीं पाते, और इसलिए इंडिया एक नेशन है या नहीं, इस पर डिबेट चलती रहती है। इसलिए जो ये कहें कि हम अंग्रेजों के आने से पहले एक यूनाइटेड नेशन नहीं थे, तो हमारा जवाब क्लियर होना चाहिए। हम एक नेशन थे और हैं, और एक सिविलाइजेशन भी हैं। एक ऐसी एंशिएंट सिविलाइजेशन जो ब्रॉन्ज एज से चली आ रही है। हाँ, कुछ सेंचुरीज हमारे लिए खराब रहीं, जब हम पर इन्वेजन्स हुए, कब्जा हुआ, और हम पर रूल करने वालों ने हमें ये तक मानने पर मजबूर कर दिया कि हम एक देश हैं ही नहीं। लेकिन कई हजार साल से चल रहे देश के कुछ 100 साल खराब हो भी गए तो क्या हुआ? हम फिर से उठ रहे हैं, क्योंकि हम हैं इनफाइनाइट इंडिया।